Hey, hello everyone. Good afternoon to all of you. और आई नो कि हमारे ये सेशंस अभी थोड़े से डिसकंटिन्यू हो गए थे, बट लेट अस स्टार्ट जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। और जीएस गुरे को आज हम इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो जीएस गुरे की हमने थीमेटिक स्टडी कर रहे थे, तो जिसमें हमने कास्ट वाले टॉपिक को थोड़ा सा चर्चा में लिया था। अकॉर्डिंग टू गुरे वो क्या सोचते हैं और क्या सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके अलावा हम लोग बात करें तो आज हम इंडोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव से जीएस गुरे को कंप्लीट करने वाले हैं और आगे चलते हैं। हमने जो लास्ट सेशन अपना कंक्लूड किया था वो हमने ये 6 सेगमेंटेशंस के ऊपर कंक्लूड किया था, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि कास्ट पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो जीएस गुरे सोसाइटी को 6 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सेगमेंटल डिवीज़न हमने देखा था और जिसमें हमने हायरार्की देखी थी, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी देखी थी, रेस्ट्रिक्शन देखा था चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन पे, सोशल इंटरकोर्स, फूड एंड ड्रिंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन देखा था और एंडोगेमी पर भी रेस्ट्रिक्शन देखा था। आज हम इनकी दूसरी स्टडी को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बाकी सारी चीज़ें हैं, रिलीजन है, रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज़ हैं, उन सबको आज हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले कल को अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप अपने आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे, सोशियोलॉजी इन इंडिया कैसे समझाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रहे हूँ। सोशियोलॉजी इन इंडिया क्या है? क्या है सोशियोलॉजी इन इंडिया? इट वॉज द प्रोडक्ट, ये डेफिनेशन जरूर से लिख लीजिएगा। इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ द intellectual it was the product of the intellectual responses of the Indians to the western interpretation। यानी कि जब वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट जैसे कि कार्ल मार्क्स हैं, जैसे कि मैक्स वेबर हैं, इवन डर्कहाइम हैं, जब ये लोग कॉलोनियस्ट पर्सपेक्टिव से इंडिया को देख रहे थे उस समय पर, जब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, तो हमारा जो एक पर्सपेक्टिव था वो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था, भारत की सोसाइटी का पर्सपेक्टिव। लेकिन सोशियोलॉजी जब इंडिया में इमर्ज हुई तो हमने इस वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन को अपने इंटेलेक्चुअल थॉट्स के साथ में जो है क्या किया, अपने इंटेलेक्चुअल थॉट्स के साथ में हमने इसको रैशनलाइज किया एंड तब जाके प्रोडक्ट निकल के आया, दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया इमर्ज हुआ इन इंडियन सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया इस तरीके से इमर्ज हुआ है इंडियन सोसाइटी में एंड कल्चर में, ठीक है। और ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन इग्नू की बुक्स से मैंने ली है, मेनली आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो कल को आपको सवाल आता है कि इंडिया के अंदर सोशियोलॉजी का इमरजेंस कैसे हुआ, तो वहाँ पर आप ये डेफिनेशन, ये लाइन, ये पैरा जरूर लिख के आएंगे, जिससे कि आप एक बेटर पर्सपेक्टिव दे सकें इन दी एग्ज़ाम, ठीक है। तो वैसे तो हमको पता है कि सोशियोलॉजी क्या है। अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी एक ह्यूमनिस्टिक, ठीक है, मानवतावादी अप्रोच रखने वाली सोशल साइंस है ना, ह्यूमनिस्टिक सोशल साइंस है। और इसीलिए यहां पर ह्यूमन आइडियाज, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन एस्पिरेशन, ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ह्यूमन इंटर रिलेशनशिप्स को हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि ये ह्यूमनिस्टिक सोशल साइंस है तो इट फोकसेस अपॉन स्पेसिफिक आइडियाज, वैल्यूज, एस्पिरेशंस, प्रॉब्लम्स, and predicaments
predicaments of concrete group of human beings। तो स्टार्ट करने के लिए अपने आंसर को दिस इज द बेस्ट सूटेड लाइंस। ठीक है, सोशियोलॉजी क्या है? एक ह्यूमनिस्टिक सोशल साइंस है जिसके अंदर हम किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। और जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी इन इंडिया के इमरजेंस की, तो ये एक प्रोडक्ट की तरह हमको इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है। इवन एंथ्रोपोलॉजी भी हमको इसी तरीके से एक प्रोडक्ट दिखाई देता है यूरोपियन कॉलोनियल एक्सपेंशन का इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि इन लोगों ने करीब करीब पूरी दुनिया में 3 से 4 सेंचुरी अलग अलग जगह पर रूल किया। तो इनको क्या चाहिए था? इनको चाहिए था कि यहाँ पर ये अलग अलग रेसेस, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन के लोगों को किस तरीके से गवर्न करेंगे बाय द यूरोपियन रूलर्स। तो उसके लिए इनको ऐसे लोगों की लाइफ की स्टडी, कल्चर की स्टडी करना ज़रूरी था जिनके ऊपर रूल किया जा रहा था। इसीलिए सारे के सारे वेस्टर्न एफर्ट्स लग गए टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द इंडियंस which formed the basis of sociology and anthropology in India। तो इसी तरीके से भारत के अंदर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों की शुरुआत हुई है। इट वॉज मार्क्ड बाई अ सिमिलर इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनियल रूलर्स। बेसिकली कॉलोनियल रूलर्स के इंटरेस्ट के वजह से ये सारी चीजें हुई। और एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि इन्होंने कभी भी अच्छे तरीके से प्रयास नहीं किए हमारे इतिहास को जानने के लिए। लैक ऑफ एडिकेट अटेंशन इन द डुअल एस्पेक्ट, जहां पर एक तरफ ये हमारी सोसाइटी की स्टडी कर रहे थे और दूसरी तरफ वो स्टडी इसलिए करी जा रही थी ताकि हम पर रूल बहुत बेहतर तरीके से किया जा सके। तो इन्होंने जो थॉट प्रोसेस लगाया पूरा का पूरा वो वेस्टर्न सोशियोलॉजी का ही लगाया। इन्होंने कभी नहीं बताया कि कोई मतलब स्टेटमेंट नहीं दिया इस तरीके का कि 1857 के समाज में भी हमने जो है प्रोटेस्ट किया है हमारी इंडियन सोसाइटी ने अगेंस्ट द कॉलोनियल रूलर्स। So the sociology of India has only properly begun in the last 50 years। ठीक है, लास्ट 50 years। 1957 के बाद से आप देखेंगे इंडिया के अंदर सोशियोलॉजी की प्रॉपर इमरजेंस। उससे पहले तो सब लोग कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से ही चीजें कर रहे थे। 1957 मतलब देश की आजादी के बाद से। सो व्हाट इज मोर डिप्लोरेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि 1947 शुरू हुआ था तो देश आज़ाद हुआ तो सब लोग सोशियोलॉजी इंडिया के हिसाब से करने लगे। वो थॉट प्रोसेस को चेंज होने में टाइम लगता है। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन भारत के अंदर इंडियन पर्सपेक्टिव से सोशियोलॉजी को 1957 से स्टडी किया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है इन द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। और हमें इससे ये भी पता चलता है कि जब हमने भारत की समाज को स्टडी किया अकॉर्डिंग टू द सोशल थॉट इन इंडिया, जो हमारी हेरिटेज है उसके हिसाब से स्टडी किया, तो हमने ये देखा हेरिटेज ऑफ सोशल थॉट। तो आज मैं आपको बेसिकली शुरुआत में यही बता रहे हूं कि इंडिया के अंदर सोशियोलॉजी का इमरजेंस कैसे हुआ। उसके बाद हम जीएस बुरे वाले टॉपिक पर चलेंगे। तो हेरिटेज ऑफ सोशल थॉट्स इन इंडिया हमें क्या दिखाता है? हमें ये दिखाता है कि इंडिया एक रिच हेरिटेज था थॉट्स का, और ये ही हमें हमारे सोशल कल्चर में भी दिखता है। इंडिया इज अ रिच हेरिटेज ऑफ थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस ऑन socio-cultural issues, or you can say that socio-cultural reality। और इनको ऑब्जर्व किया जाता है इंडियन सोसाइटी में। और हमारी जो ये हेरिटेज है, ये हेरिटेज कब से ऑब्जर्व करी जा रही है? ऑब्जर्व्ड सिंस द 3rd century BC। तब से हमारा जो ह्यूमन थॉट प्रोसेस का, ह्यूमन हेरिटेज का, ह्यूमन फिलॉसफी का इतिहास तब से चला आ रहा है। इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो मिलेनियम ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन की सिविलाइजेशन है विद द रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट।
ठीक है, तो हमारे पास मिलेनियम बीसी से पहले रिलीजियस टेक्स्ट हमारे पास थे और हमारे पास में फिलोसॉफिकल टेक्स्ट भी हैं जो कि वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड से हमें जोड़ते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इंडियंस जो हैं डिस्कस करते रहते थे हमेशा अबाउट द आइडियाज ऑफ सोसाइटी एंड इट्स वैल्यूज, और हमारी यही आइडिया और ये वैल्यूज बहुत ही डीप ग्राउंडेड थी हमारी एथिक्स के साथ में। तो काफी सारे सोशियोलॉजिस्ट हमें यहां पर ये बताते हुए मिलते हैं कि ये जो ऑथर्स हैं जो कि इंडिया के अंदर हमारे इतिहास की हमारी सोसाइटी की स्टडी करने आए, वो लोग राइट कंडक्ट को प्रेजेंट नहीं किए। स्टार्ट में राइट और रॉन्ग उन्होंने नहीं बताया। दे वर दी लॉ गिवर्स टू द रेस रादर देन स्टूडेंट्स ऑफ सोसाइटी, क्योंकि उनको सरकार ने भेजा था। इनके जो ऑथर्स थे दे अलाउड लिटिल स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू मैन एंड सोसाइटी। तो ये 3-4 चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं कि उन्होंने एक पहला पॉइंट हमें देखने के लिए मिलेगा कि एक तो उन्होंने लिटिल नॉलेज दी है। कॉलोनियल पॉइंट में अगर आप देखेंगे, कॉलोनियल व्यू से देखेंगे तो इन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत ही कम नॉलेज बताई है। लिटिल नॉलेज, लिटिल स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्पिरिकल ट्रेडिशन। इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, ऐसे लिखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। नॉलेज के बारे में इन्होंने बताया है कि भारत में उतना ज़्यादा ट्रेडिशन था ही नहीं नॉलेज को गैदर करने का। ठीक है, एक पॉइंट ये बताते, ऐसा कॉलोनियल व्यू बता रही हूँ मैं आपको कि किस तरीके से ये हमें देखते थे। फिर जब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में ये हमको बताते हैं कि भारत के अंदर जो एंशियंट टेक्स्ट हैं उनका एस्क्रिप्शन था। एस्क्रिप्शन मतलब कि जो लिख दिया है वही सबको फॉलो करना है। पेपर 1 में जब हम कर रहे थे एस्क्रिप्शन और अचीवमेंट 2 चीज़ें पढ़ी थी जब हमने पैटर्न वेरिएबल्स करे थे। तो इन्होंने बताया है कि एस्क्रिप्शन ऑफ इनवॉयलेबल, यानी कि जिस चीज़ को आप वॉयलेट नहीं कर सकते हो, इनवॉयलेबल सैंक्टिटी, कि क्या पवित्र है क्या अपवित्र है, ये सब भी आपको क्या बता रहे हैं, आपके टेक्स्ट बता रहे हैं। ऐसा इन्होंने कहा टू द एंशियंट टेक्स्ट कि इंसान खुद से सोचता नहीं है, जो किताबों में लिख दिया है बस उसी को फॉलो करता है। और ऐसा आरोप भी लगाया, इट इज एलिजिड, कि इंसान इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थॉट। क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थॉट ये शुरुआत में नहीं था, और ये बताते हैं कि ये ग्रोथ ऑफ क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थॉट जो है वो हमने लाके दिया है इन कॉलोनियल एरा। हम बताएंगे तुम्हें कि तुम्हारे शास्त्रों में क्या गलत लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इन्होंने चीजें करी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने ये माना कि इट इज बिलीव्ड दैट Indians discussing ideas about society and its values in मेटाफिजिक्स यानी कि जो चीजें दिख नहीं रही हैं, अदृश्य हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, उन फॉर्म्स में आप जो है भारतीय समाज को देखते हैं।
और एथिकल बहुत ज़्यादा हैं, रैशनल नहीं है। एथिकल बहुत ज़्यादा है, रैशनल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। और देयरफॉर ये लोग कहते थे कि वी इंडियंस, देयरफॉर वी वर फार रिमूव्ड दी सोशल रियलिटी, कि हमने सोशल रियलिटी को, जहाँ पर कि ये बात करते हैं कास्टिज्म की, जहाँ पर ये बात करते हैं विमेन राइट्स की, जहाँ पर ये बात करते हैं लो कास्ट राइट्स की, उसको हमने क्या कर दिया, सोशल रियलिटी को हमने ख़त्म कर दिया। तो अब मेरा सवाल ये है कि देखो, हर कल्चर की अपनी एक सभ्यता होती है, मतलब अपना एक ट्रेडिशन होता है। अगर आप इजिप्शियन सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ की अपनी कुछ प्रचलित मान्यताएं होंगी। कल को हम जाके वहाँ ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे यहाँ पर ये चीज़ गलत है, ठीक है। लेकिन इन्होंने वही कहा, इन्होंने वेस्टर्न चश्मे से देखा, इंडिया की सोसाइटी को वेस्टर्न चश्मे से देखा। इवन जो हमारा धर्मशास्त्र है, उस धर्मशास्त्र के ऊपर इन्होंने काफी उसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बताया कि ये जो धर्मशास्त्र है, इट वॉज नॉट अ सिस्टम ऑफ फिलोसफी, इट लैक्स द ऑर्गेनिक लिंक विद द इंस्टीट्यूशन एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। धर्मशास्त्र के अंदर एक्चुअल में ऑर्गेनिक लिंक नहीं बताया गया है सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन का, ऐसा इन लोगों ने कहा। तो ये कुछ चीज़ें आपको अपने आंसर्स में याद रखनी चाहिए। इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, ये बुक है इग्नू की और इसका नाम है सोशियोलॉजी इन इंडिया। सोशियोलॉजी इन इंडिया में आपको पूरे चैप्टर 1 के नोट्स दूंगे, ठीक है। और इसको आप पढ़िएगा जरूर, तब आपको जान पाएंगे कि भारत के अंदर सोशियोलॉजी का इमरजेंस कैसे हुआ है। अगर किसी को ऑनलाइन मिल रही हो तो इस बुक का कोड MSO004 है। MA सोशियोलॉजी है, ये MA इग्नू की सोशियोलॉजी है, MSO004 है। तो आपको लिखना सारा नहीं है, जितना मैंने बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चैप्टर नंबर 1 है, और ये चैप्टर नंबर 1 मैंने जैसे आपको कहा था कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके बाद बुक से पढ़ना है आपको। इस चैप्टर नंबर 1 का नाम है सोशल बैकग्राउंड ऑफ द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, कि भारत के अंदर क्या सामाजिक बैकग्राउंड थे जिसकी वजह से भारत के अंदर सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1 को समझने के लिए। जब हम MA वगैरह करते हैं तो इस चैप्टर के ऊपर अलग से जो है 2-3 घंटे की क्लासेस जो हैं ली जाती हैं। लेकिन आपके लिए अगर आएगा तो सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, अगर पेपर में आएगा तो, कि भारत के अंदर इमरजेंस कैसे हुआ सोशियोलॉजी का, वो हमें बताइए। तो उसके लिए इस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसीज थी, जैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। विल्सन, रीजली, बर्नेस, ब्लंट, काफ़ी सारे सोशियोलॉजिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने बताया है, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी वो कैसे कर रही थी काम। कास्ट डिवीज़न की भी इन्होंने रिकॉर्डिंग की है। अमंग दी हिंदूज अलग अलग कास्ट को डिवाइड कर दिया। सेंसस का प्रमोशन कह के इन्होंने कहा कि हम हर कास्ट को जो है यहाँ पर देखेंगे, और अकॉर्डिंग टू द नेशनलिस्ट हम देखें तो ये एक क्या था, ये एक बहुत ही गलत तरीका था जिससे कि समाज को बांटा गया, और इंडियन नेशनलिस्ट ने इस चीज़ को कंडेम भी किया था। इवन आज की डेट में इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो सेंसस होता है, इट हैज़ सीज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन द कास्ट बेसिस। कास्ट के आधार पर डेटा जो है यहाँ पर हमने मना किया हुआ है सेंसस में। आपको पता होगा हमारा जो सेंसस होता है वो कास्ट के आधार पर डेटा कलेक्ट नहीं करता है। कास्ट के आधार पर डेटा हम सिर्फ तभी कलेक्ट करते हैं जब कोई रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए कमेटी बिठाई जाती है अलग से, वो पर्टिकुलर कास्ट का डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। धीरे धीरे भारतीय समाज में एसोसिएशंस की ग्रोथ हुई, इंस्टीट्यूशंस की ग्रोथ हुई। ये ग्रोथ इसलिए हुई ताकि ये सामाजिक इंक्वायरी, सोशल इंक्वायरी को प्रमोट कर सकें। और फिर आगे हम चलेंगे तो ऑफिशियल व्यू इनका था ब्रिटिशर्स का रिगार्डिंग द कास्ट एंड ट्राइब, जिससे ये जानना चाहते थे। और उसके बाद में जब ऐसा ये कास्ट एंड ट्राइब रिलेटेड सेंसस इन्होंने किया तो रेस्पॉन्स भी मिला इनको, रिएक्शन भी देखना पड़ा इंडियन इंटेलेक्चुअल्स का। और जब इंडियन इंटेलेक्चुअल्स बाहर निकल के सामने आए, इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया,
जैसे कि हमारे सोशल रिफॉर्मर्स राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, दे वांटेड टू चेंज द एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर अ मोर ह्यूमन कंडीशन। चाहते थे कि ह्यूमैनिटी ज़्यादा हो, लेकिन इन चीज़ों को उतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ये चाहते थे कि लोगों की सोशल सिचुएशन को समझा जाए। द क्वेश्चन विद मैनी वॉज, सबके साथ में सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस तरीके से आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते या ब्लाइंड रिजेक्शन भी नहीं कर सकते। दोनों ही चीज़ें थी, ना तो पूरी तरीके से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं वेस्टर्न आइडियाज़ को, ना ही आप ब्लाइंडली रिजेक्ट कर सकते हो वेस्टर्न आइडियाज़ को। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे निकल के आए हैं जिनके नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे, जैसे कि ब्रजेंद्र नाथ सियाल, बिनोय कुमार सरकार। ये ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने फिर डिटेल में स्टडी करी इन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इवन कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डर्कहाइम, ये सब जो है डिपेंडेंट थे कॉन्टिनेंटल राइटिंग्स पे, यानी कि जो वेस्टर्न राइटिंग्स हैं इंडिया के बारे में। लेकिन एक व्यक्ति आया जिसका नाम था WHR रिवर्स। WHR रिवर्स की स्टडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी मानते हैं हम सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया के बारे में, द टोडास। द टोडास नाम की ये स्टडी 1906 में पब्लिश हुई थी और ये पहला फर्स्ट इंटेंसिव फील्ड वर्क था भारत के बारे में, भारत की सोसाइटी के बारे में। अदरवाइज उससे पहले तो सब भारतीय धर्मशास्त्र, भारतीय जो है फिलोसफिकल टेक्स्ट और रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ के और उनका अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, और इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट मोनोग्राफ ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। ये चीजें याद रखना और अपने आंसर में यूज करना, ऑन द पीपल ऑफ इंडिया इन मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेडिशन। तो ये एंथ्रोपोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं और हमें भी पढ़ना है, क्योंकि ये भारतीय समाज के बारे में था और यहाँ से फिर आगे चल के सोशियोलॉजी की इमर्जेंस हमें देखने के लिए मिलेगी। ये WH रिवर्स के 2 स्टूडेंट थे। अगर आपको याद हो इस व्यक्ति का नाम, तो इन व्यक्ति का नाम हमने पढ़ा है GS गुरे की, जब हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे उस समय पर, अर्ली लाइफ के बारे में जब बात कर रहे थे। तो इनके 2 स्टूडेंट थे, एक का नाम था GS गुरे और एक का नाम था KP चट्टोपाध्याय। KP चट्टोपाध्याय। तो इनके नाम की स्पेलिंग कुछ ऐसी दी हुई है, चट्टोपाध्याय। GS गुरे बन गए आगे चल के फादर ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि इन्होंने सोशियोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा काम किया। ठीक है, लेकिन ये जो KP चट्टोपाध्याय थे, ये कौन बने? हाँ भाई, कोई बता सकता है ये कौन बने? मैम, ये बने फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। समझे कि नहीं समझे? तो ये द टोडास का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है इंडिया की सोसाइटी को लेके। ठीक है, ये बने फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी और KP चट्टोपाध्याय बने फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, और इन्होंने सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी रिस्पेक्टिवली इन इंडिया। बाद में ये जो WH रिवर्स की ये जो थ्योरी थी द टोडास वाली, द टोडास को एक व्यक्ति जिसका नाम आपने काफी सुना होगा, AR रेडक्लिफ ब्राउन। AR रेडक्लिफ ब्राउन, इस व्यक्ति ने भी काफी ज्यादा इसको स्टडी किया, फॉलो किया इसको, फॉलोड बाई AR रेडक्लिफ ब्राउन, और फिर उन्होंने अपनी स्टडी ली जिसका नाम इन्होंने दिया द एंडमान आइसलैंडर्स। और ये भारत के वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स के बारे में ये स्टडी थी, द एंडमान आइसलैंडर्स। बाद में देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि कई सारे और भी पहले 2 डिकेड्स में 2 इंडियन स्कॉलर्स और निकल के आए। भारत के अंदर सोशियोलॉजी का विकास ऐसे हुआ है।
दो इंडियन स्कॉलर्स के नाम हम और पढ़ेंगे, ये सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे, ये स्कॉलर्स थे, बाद में इन्होंने अपने अपने सिग्निफिकेंट योगदान दिए हैं एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में। तो एक का नाम है एल के अनंत कृष्णा, एक का नाम है एल के अनंत कृष्णा और दूसरे का नाम है एस सी रॉय। इनके नाम आप एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादा पढ़ते हैं। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल काम किया है। काफ़ी दो इनकी लेस ट्रेंड थे, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं थी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे ये, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा समाज के ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने में इन्होंने योगदान दिया है। और इन्होंने, रॉय साहब ने फिर एक जनरल भी लिखा था, जनरल की फाउंडेशन करी थी और इन जनरल का नाम था मैन इन इंडिया। तो ये चीज़ें आपको भारत के बारे में पता होनी चाहिए कि भाई कितना ज़्यादा लोगों ने काम किया है, तब जाके आज हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने रिसर्च करी थी मैन इन इंडिया में। इनकी जो रिसर्च थी वो किसके ऊपर थी? वो रिसर्च थी ट्राइब्स ऑफ बिहार के बारे में। तो इस तरीके से आप ना बाकी सारे बच्चों से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जान जाओगे। ट्राइब्स ऑफ बिहार के बारे में इनकी ये रिसर्च थी। इसके बाद में आपको एक व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने इन सारी चीज़ों को बेसिस मान के एंथ्रोपोलॉजी की राइटिंग करी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है यहाँ पर काम चालू हो गया और कैलकाटा यूनिवर्सिटी बनी पहली डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया। फर्स्ट डिपार्टमेंट कहाँ था? कैलकाटा यूनिवर्सिटी, एंथ्रोपोलॉजी का। अभी सोशियोलॉजी शुरू नहीं हुई है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर पहला डिपार्टमेंट खुला एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया का, ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया। अब सोशियोलॉजी का आगे आएगा। तो जीएस गुरे भी अपना काम कर रहे थे बढ़िया तरीके से। और भारत के अंदर फर्स्ट डिपार्टमेंट कहाँ खुला है सोशियोलॉजी का बताएंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी कहाँ ओपन हुआ भारत के अंदर? मैम ये शुरू हुआ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर पहली बार जीएस गुरे साहब जो हैं क्या बने? प्रोफेसर बने, सेकंड एचओडी और फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के एचओडी। फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सिविक्स स्टार्ट हुआ, सोशियोलॉजी एंड सिविक्स करके था इस डिपार्टमेंट का नाम। ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था 1919 में, 1919 के अंदर, अंडर द लीडरशिप ऑफ सर पैट्रिक गैडिस। पैट्रिक गैडिस वो व्यक्ति हैं WH रिवर के बाद में जिन्होंने पीएचडी के लिए गाइड किया है जीएस गुरे को। और मैंने बताया भी था कि इसके लिए फिर इनको बाहर भेजा गया था। तो सर पैट्रिक गैडिस, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो गैडिस का जो मेजर फोकस था भारत की सोशल रियलिटी को देखने का, ये एक मॉरल और कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव था। ठीक है, कैसा पर्सपेक्टिव था? गैडिस का पर्सपेक्टिव कौन बताएगा कि मैम ये जो गैडिस का पर्सपेक्टिव था, किस पर्सपेक्टिव के साथ में भारत के अंदर सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई? तो वो पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए। मॉरल पर्सपेक्टिव, ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, कह सकते हैं, नहीं कह सकते। मॉरल के साथ साथ आप ग्लोबल कहेंगे, ग्लोबल पर्सपेक्टिव था। कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव था, कम्युनिटेरियन। और कम्युनिटेरियन के साथ साथ ये मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव की बात करते थे, जहां पर ये कहते थे सोशियोलॉजी को समझना है, भारत की सोशल रियलिटी को समझना है, तो एंथ्रोपोलॉजी मानव के विकास को भी समझना होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये एक दूसरी लैंड पे थे, फॉरेन लैंड पे थे, तो इनको ये भी देखना है डिसिप्लिनरी कि भारत में ह्यूमन सोसाइटी का विकास कैसे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। इवन इन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हम लाइफ को एज अ होल समझें यहाँ पे, जिससे कि आप बहुत सारे प्रॉपर रिलेशंस को सोसाइटी के अंदर समझ पाएंगे। और इनको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा एज वेल एज अ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट भी डेवलप करना पड़ेगा इन अ सच इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ लाइफ। और इस तरीके से भारत में बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर शुरुआत हुई। इवन बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ये काफ़ी कम समय रहे थे। इनकी जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच थी उसके अंदर एम्पिरिकल मेथड्स, यानी कि फील्ड व्यू, एम्पिरिकल मेथड्स
काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यूज़ करने की कोशिश करी थी। एम्पिरिकल मेथड्स विद द फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, तो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लिख रही हैं वो आप लग रही हैं, आप वो भी लिखते जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें भारत के अंदर उतनी काम नहीं कर पाई। गैडेंस ने डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जीएस गुरे को, और इनके एक और स्टूडेंट थे जीएस गुरे के साथ साथ एन.ए. साउथ इंडियन थे, एन.ए. ठुती, और एन.ए. ठुती आगे चल के श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास को जो है इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, आपको राधा कमल मुखर्जी का नाम दिखाई देगा, क्योंकि बॉम्बे यूनिवर्सिटी के बाद हमने देखा कि सेकंड डिपार्टमेंट किसने खोला, राधा कमल मुखर्जी। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम जीएस गुरे को पढ़ रहे थे, इन्होंने सेकंड डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, सेकंड डिपार्टमेंट आप कह लीजिए या फिर सेंटर ऑफ स्टडी कह लीजिए, सेंटर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्टडी, इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर खुद शुरू किया, और इस तरीके से भारत के अंदर जो है शुरू हो गई सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की। डी.एन. मजुमदार साहब का भी नाम मिलेगा जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। धुरी जाति प्रसाद मुखर्जी का नाम भी मिलेगा आपको यहाँ पे, और इनकी जो स्टडी थी वो थी फील्ड एंड फार्मर्स ऑफ औंध, फील्ड एंड फार्मर्स, विलेज स्टडी थी बेसिकली ऑफ औंध, OUDH। ये स्टडी 1930 में पब्लिश हुई थी, और इस तरीके से जो है हमको एक और सेंटर देखने के लिए मिलता है, और धीरे धीरे फिर ये चीज़ें आगे, वो कहते हैं ना कि लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। ठीक है साहब, फिर हम सोशियोलॉजी देखेंगे। इंडिपेंडेंट, अभी तक भारत आज़ाद नहीं हुआ है, फिर हम देखेंगे सोशियोलॉजी, एंड इंडिपेंडेंट इंडिया। सोशियोलॉजी एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, मैंने थोड़ा सा आपको क्विक रिव्यू देने की कोशिश करी है कि भारत के अंदर कैसे कैसे सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ है। तो कल को सवाल आता है तो हमको यही सारी चीज़ें और डिटेल में मतलब अच्छे से पढ़नी है, और इन्हीं पे अपना आंसर बनाना है। कि सोशियोलॉजी को भी जब देखेंगे तो इंडिपेंडेंट इंडिया में पैरेलली सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी चल रही है। प्रोफेशनलाइज्ड हो गई थी 1910 से लेके जो है चीज़ें शुरू हुई थी। 1919 में पहला सेंटर बना, फिर 1930 में दूसरा सेंटर बन गया था, 1930 से पहले ही बन गया था, वहीं पर इन्होंने अपनी स्टडी को पब्लिश किया था। तो 1910 से 1950 में हम देखें तो इसको प्रोफेशन की तरह जो है लोगों ने यूज़ किया, प्रोफेशनलाइज्ड हो गया, सोशियोलॉजी प्रोफेशनलाइज्ड हो गई, आप ये कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स जो हैं धीरे धीरे क्रिएट होने लगे। इवन मोर देन 6 यूनिवर्सिटीज़ बन गई, मोर देन हाफ अ डजन कह सकते हो, मोर देन 6 यूनिवर्सिटीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली। बॉम्बे यूनिवर्सिटी पहला इकलौता सबसे बड़ा सेंटर था जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट पीजी जो है अभी भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ही हो रही थी, क्योंकि ये ओनली वो था, सबसे बड़ा पुराना था। और फिर जो है आगे चलेंगे, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब की ये बात है, पीजी सिर्फ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में होती थी। भारत इंडिपेंडेंट हो गया, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जो है इनको ओवरशैडो कर दिया बाय द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये भी हमें देखने के लिए मिला कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो ये जो 2 सब्जेक्ट हैं जहाँ पर रिसर्च शुरू हो चुकी थी पूरी सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही, इनको ओवरशैडो कर दिया बाय इकोनॉमिक्स, क्योंकि लोगों को ऑब्वियसली देश के हालात, अर्थव्यवस्था सुधारनी थी, एंड देश नया नया बनाता तो हमको पॉलिटिकल साइंस भी हमको आनी चाहिए थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सरकार ने बढ़ावा दिया, और सरकार ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा जब इन चीज़ों को दिया तो हमारे सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही जो है क्या हो गए, ओवरशैडोड हो गए।
फिर धीरे 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 प्रैक्टिशनर्स को लगता था कि भाई अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमारे स्कोप है डेवलपमेंट करने का, और एसोसिएशन ऑफ सोशियोलॉजी विद यूरोपियन एंड अमेरिकन ट्रेडिशन मेड इट सस्पेक्ट इन द आइज ऑफ इंडियन एकेडमिक्स, क्योंकि ये शुरू क्योंकि किया था सबसे ज़्यादा यूरोपियन और अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट ने, तो जितने भी नेशनल लीडर थे वो मानते थे कि भैया ये तो कॉलोनियल चश्मा पहन के जो है काम किया जाएगा। धीरे धीरे वो लोग एंथ्रोपोलॉजी को भी डिसलाइक करते थे सेम रीजन की वजह से। सो देयर वाज अ फीलिंग दैट वॉट एवर वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी जो भी चीज़ आप स्टडी करोगे वहाँ पर आप प्रिमिटिव चीज़ों को कंसिडर करोगे। इसीलिए जितने भी हमारे नेशनलिस्ट थे उनको नाराजगी थी, दे रिसेंटेड दिस इम्प्लीकेशन। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, पर्टिकुलरली व्हेन द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जब कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी रूलिंग रेस से या रूलिंग क्लास से हो, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति पहले अच्छे घरानों से ही आते थे क्योंकि गरीब तो नहीं पढ़ा पाता था बच्चों को, तो इन दोनों चीज सब्जेक्ट मैटर्स को हॉस्टाइल या फिर ऐसा स्मॉल बैंड ऑफ स्कॉलर्स जो हैं वही कर रहे थे, और उनको मतलब जो है धीरे धीरे वो अपना, इसीलिए आप देखिए कि भारत के अंदर सोशियोलॉजी का विकास उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता, सोशियोलॉजिकल स्टडीज कहाँ मिलती हैं। सो दे पब्लिश, जो थोड़े बहुत गिने चुने लोग काम कर रहे थे वो कास्ट के ऊपर, जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर, अनटचेबिलिटी के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, सेक्ट के ऊपर, ऐसे फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम कर रहे थे। बाद में हमने देखा है कि उन्होंने एथनोग्राफिक अकाउंट्स दिए हैं, पब्लिश किए हैं पर्टिकुलर ग्रुप्स के बारे में, मटीरियल कल्चर ऑफ ट्राइब एंड रूरल पीपल भी बताया है, और इस तरीके से सोशियोलॉजी इन इंडिया एटलीस्ट एकेडमिकली उनको एक सॉलिड बेस नहीं मिला। सोशियोलॉजी को एक सॉलिड बेस नहीं मिला आजादी के बाद टू स्टैंड अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ द वर्क ऑफ दीज स्कॉलर्स। इंडिपेंडेंट इंडिया वाज लुकिंग फॉर अ डायनामिक सोसाइटी जो कि अपने पेस को, अपने टेम्पो को इकोनॉमिक कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लेके चल सके। तो हमारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी ज्यादा मायने रखता था उस समय पर, और हर किसी का फोकस इधर ही था, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस्ड बाय द फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि उससे पहले जो एक बड़ी आबादी थी वो सब गरीबी में जी रहे थे, तो फ्रीडम स्ट्रगल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रॉमिस किया गया था, और इसी वजह से जो है हर किसी का ध्यान इकोनॉमिक डेवलपमेंट में था। और ये समझने के लिए कि भाई इकोनॉमी तो आप तब बेटर कर पाओगे ना जब आप पहले सोसाइटी को समझोगे कि हाउ द मिलियन ऑफ इंडियंस, किस तरीके से वो इन बिलीफ इन वैल्यूज को जो हमारे इंडियन सोसाइटी की थी उसको जो है छोड़ के, मतलब उसको समझने के लिए छोड़ के कि उसको समझें, उसके ऊपर काम करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप होंगे, वो चीज़ हमने छोड़ दी और सोशियोलॉजी को हमें डेवलप नहीं करने दिया गया। सोशियोलॉजी सीम टू प्रॉमिस इफेक्टिव असिस्टेंस। सोशियोलॉजी किसी भी, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हर चीज़ से जुड़ी हुई है सोसाइटी। जब तक सोसाइटी को नहीं समझोगे तब तक अर्थव्यवस्था कैसे बेटर हो पाएगी, जब तक सोसाइटी को नहीं समझोगे तब तक राजनीतिक विज्ञान को कैसे समझोगे, किसी जगह की राजनीति को कैसे समझोगे। तो सोशियोलॉजी एक इफेक्टिव असिस्टेंस दे सकती थी ऐसी चीज़ों में, लेकिन इस चीज़ को अंडरमाइन किया गया। इवन अंडरटेकिंग ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, भारत के अंदर जब प्लानिंग कमीशन की शुरुआत होती है, प्लानिंग कमेटी बनती है, बाद में रिसर्च प्रोग्राम कमेटी की तरह इसको फॉर्म किया जाता है, दे जनरेटेड द डिमांड ऑफ रिलायबल डेटा। जब प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हुई तब इन्होंने कहा कि भैया हमको तो डेटा लगेगा, हमको तो डेटा लगेगा लोगों का, कि लोग कैसी एक्टिविटीज़ में क्या कर रहे हैं, ठीक है, लोगों की एक्टिविटीज़ क्या है ऑल ओवर द कंट्री। तब जाके सोशियोलॉजिस्ट के पास में एक नई अपॉर्चुनिटी आई, सोशियोलॉजी को एक नई अपॉर्चुनिटी मिली वापस से, ताकि ये सोसाइटी को स्टडी कर सकें और ये डेटा जो है सरकार को प्रोवाइड कर सके। तो सरकार वापस से झक मार के सोशियोलॉजी के पास में आ गई, सेपरेट। उसके बाद में फिर सेपरेट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स बनाए गए, सेपरेट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स बनाए गए ऑफ सोशियोलॉजी,
ताकि अब प्लानिंग कमीशन के लिए जो है लोगों के बारे में जानना है, समझना है, कौन किस तरीके के व्यवसाय में है, कौन क्या चीज कर रहा है, तब जाके सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट इंडिया के अंदर, आजाद भारत के अंदर हुआ है। तो समझ रहे हैं, 1950 तक सब बढ़िया चल रहा था, उसके बाद में सब फिर से डाउन हो गया इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की वजह से। फिर जो है जब अकल में बात आई तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा जब मांगा गया, डिमांड करी गई, तब जाके वापस से अपॉर्चुनिटी मिली, तब हम ये काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ पाते हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, किस तरीके से कॉलोनियल इंडिया में और किस तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया में सोशियोलॉजी का विकास हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसका कंक्लूज़न भी है, अच्छा खासा कंक्लूज़न लिखा गया है, और ये सारी चीज़ें जो हैं आप समझ सकते हैं। इवन इस बीच में भी जो है, जो एक हैंगओवर था ना एकेडमिक कॉलोनियलिज्म का, धीरे धीरे हमने वो भी देखा कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के सिर से वो भी उतर चुका था, ठीक है। सोशियोलॉजी के आई तो शुरू तो वेस्टर्न कंट्रीज से हुई थी, लेकिन अब जो है हम यहाँ पर अपने देश के हिसाब से इसको स्टडी कर रहे थे। और इसी तरीके की स्टडीज़ में हमें जीएस गुरे की दूसरी स्टडी देखने के लिए मिलती है, कास्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरी स्टडी देखने के लिए मिलती है, दैट इज ट्राइब्स इन इंडिया। तो जीएस गुरे साहब बताते हैं कि अब हम यहाँ पे आ गए हैं अपने इस टॉपिक पे। एक क्वेश्चन मैंने आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक पूरे चैप्टर की समरी दे दी है, जो कि चैप्टर नंबर 1 है आपकी बुक के अंदर, इग्नू की बुक के अंदर, और चैप्टर की पूरी समरी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ट्राइब्स इन इंडिया वाली थ्योरी क्या कहती है? गुर्रे कंसीडर करते थे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, और ये ग्रुप्स पहले भी थे आर्यन इन्वेजन से, ठीक है। आर्यंस के आने से भी पहले भारत के अंदर बहुत सारे मल्टी एथनिक ग्रुप्स थे बिफोर आर्यन इन्वेजन, ठीक है, क्योंकि ये भी मानते थे कि आर्यंस जो हैं बाहर से आए थे, आर्यंस ने इन्वेड किया था। तो ये बताते कि हिंदू कल्चर ट्राइबल कम्युनिटीज नहीं मानती थी। तो जो ट्राइब्स थी, नॉट द फॉलोअर्स ऑफ हिंदू कल्चर, इनका अपना इंडिजीनियस कल्चर होता था हर ट्राइब का। ये मिस्टिसिज्म में मानते थे, मतलब रहस्यवाद में, ये मैजिकल स्पिरिचुअल सुपरनेचुरल पावर्स में मानते थे। इवन जब आर्यंस बाहर आए, मतलब आर्यंस आए, तो आर्यंस भी ऐसी ही चीजों में, जैसे अग्नि में मानते थे, वर्षा में मानते थे, ठीक है। ट्राइबल जो हैं और आर्यन जो हैं, जब इनका इंटरेक्शन हुआ तो भारत के अंदर तांत्रिक कल्चर बढ़ गया, मैजिकल कल्चर की शुरुआत हुई, और मटीरियलिस्टिक कल्चर की भी अलग अलग ग्रुप्स के अंदर शुरुआत हुई। और इस चीज़ ने भारत के अंदर हिंदुइज्म को एक नया रास्ता दिया, मतलब कि हिंदुइज्म को इवॉल्व किया, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में उससे पहले हिंदुइज्म मतलब इट वाज नॉट अ रिलीजन, ये हमारा एक कल्चर था, कल्चर हमारी सभ्यता हुआ करती थी। और देयरफॉर हिंदू कल्चर जो है एज अ आर्यन कल्चर जो है कंसीडर किया जाने लगा इज नॉनसेंसिकल। कंसीडरिंग हिंदू कल्चर एज आर्यन कल्चर इज नॉनसेंसिकल, क्योंकि आर्यन कल्चर तो बाद में आया है, हमारी हिंदू सभ्यता तो पहले से ही थी ना, हमारी सभ्यता तो पहले से ही थी। जैसे कि हमारे जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के अंदर लोग काली की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा ट्राइबल लोग काली की पूजा करते हैं, कुछ ट्राइबल लोग शिव की पूजा करते थे, कुछ ट्राइबल लोग गणेश की अलग से पूजा करते थे। इक्वल स्पेस था हिंदुइज्म का विद आर्यन डाइटीज। आर्यन डाइटीज देखेंगे तो आर्यन डाइटीज जैसे वो इंद्र की, वर्षा के देव की पूजा करते थे, विष्णु की, ब्रह्मा की पूजा करते थे। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। एनिमिज्म, टोटमिज्म, नेचुरलिज्म, ये आपने सबने पढ़ा हुआ है। इन सब का मिलजुल के सिंथेसिस हुआ कि हम अपने पूर्वजों को भी मानते हैं, हम आकाशवाणी में भी विश्वास रखते हैं, हम प्रकृतिवाद में भी विश्वास रखते हैं, और हम अपने पूर्वजों की पूजा में भी विश्वास रखते हैं। हमारे लिए सपनों का आज भी मतलब होता है। और इन सब का सिंथेसिस, इन सब की जो चाय बनी है, चीनी कहीं से आई, पत्ती कहीं से आई, दूध कहीं से आया, उसने मल्टीपल कल्चर जो आज की डेट में इंडियन सोसाइटी में, इवन कहें तो हिंदू सोसाइटी में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के कल्चर आज भी विद्यमान है, उस चीज को जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। एज अ रिजल्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया कंसिडर किया गया उनको द हिंदू सोसाइटी एंड इट्स कल्चर ट्रेडिशन अ न्यू होम फॉर देम, कि जो हिंदू कल्चर है वो उनके लिए एक नया कल्चरल ट्रेडिशन का होम बन गया। देयरफॉर अगर आप देखें
क्योंकि ये सारी चीजें हिंदू कल्चर के अंदर काउंट करी जाने लगी, तो ट्राइब्स को भी हिंदू सोसाइटी मान लिया गया। काफी सारे ट्राइबल लीडर जैसे कि ताना भगत, विष्णु भागवत, कबीर पंथी एंड अदर सक्सेसफुली कैरिड द हिंदू कल्चरल एट्रीब्यूट्स टू देयर ट्राइबल लाइफ। तो जीएस गुरे हमें ये बताते हैं कि एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि ट्राइब्स जो हैं भारत के हार्टलैंड हैं, ठीक है, और वो भी क्या करते हैं, वो भी किसी और धर्म की वैल्यूज को शेयर नहीं करते हैं एक्सेप्ट दी हिंदू वैल्यूज। दे हैव द हिंदुआइज्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप का हिंदूकरण कर लिया। हेंस देयर एसिमिलेशन विद इन द इंडियन सोसाइटी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। और इस तरीके से आज जो भी अगर ट्राइब हैं दुनिया के भारत के अंदर, वो इंडियन सोसाइटी के अंदर अगर आप उन्हें देखें तो आप उन्हें हिंदू कल्चर को ही फॉलो करते हुए पाएंगे। गुरे लिखते हैं अपनी राइटिंग्स में ट्राइब्स इन इंडिया में कि ट्राइबलिज्म, ठीक है, ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल दैट इज येट टू बी कंप्लीटेड। कि इन्होंने उस समय पर बताया था, आजादी से पहले भी जो ये काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ट्राइबलिज्म जो है हमेशा हिंदू टेम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा कि जंगल के अंदर एक पत्थर है और वो पत्थर के ऊपर जो है काली की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, उनके कई सारे हाथ हैं और ये इस तरीके से काली की मूर्ति बनी हुई है। तो आप देखेंगे कि वहां पे जाके किसी ने छोटा सा मंदिर बना दिया। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा इस चीज को सपोर्ट करते थे। हिंदू कल्चर इज इवॉल्विंग थ्रू अ सीरीज ऑफ डायलेक्टिक्स, मतलब कि जहां पे थीसिस है, आपने डायलेक्टिक्स का मतलब पढ़ा ही है, एंटीथीसिस है और फिर सिंथेसिस है, दोनों मिलके सिंथेसाइज्ड हो जाती हैं, मिल जाती हैं और फिर एक नई विचारधारा जन्म लेती है। तो यहां पर लोगों के डिमांड को एड्रेस किया गया इन टाइम एंड स्पेस। हिंदू कल्चर इस तरीके से शुरू हुआ, जैसे कि डायलेक्टिक्स, जैसे कि हिंदू कल्चर से ही निकला क्या बुद्धिज्म, हिंदू कल्चर से ही निकला जैनिज्म, हिंदू कल्चर से ही निकला सिखिज्म। क्यों? क्योंकि लोगों के कुछ सवाल थे जिनके जवाब हिंदू कल्चर शायद से नहीं दे पा रहा था। इन सब के अंदर भी फिर भी आप देखेंगे कि आज भी इनके अंदर, इन धर्मों के अंदर कौन सी वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज हिंदू धर्म के अंदर थी वैसी ही वैल्यूज आपको मोर और लेस सिमिलर यहां पर मिलेंगी, विद न्यू आइडियाज एंड न्यू डॉक्ट्राइन। सिद्धांत नहीं नए हो सकते हैं, ओल्ड वाइन न्यू बॉटल हो सकती है। और इन जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म ने कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो डिक्लाइन किया है हिंदू कल्चर और ट्रेडिशन का। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द डिक्लाइन ऑफ हिंदू कल्चर, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी बुद्धिज्म की तरफ चली गई, एक बहुत बड़ी आबादी जैनिज्म की तरफ चली गई, एक बहुत बड़ी आबादी जो है सिखिज्म की तरफ चली गई। तो हिंदू कल्चरल वैल्यूज जो हैं उनको ट्राइबल कम्युनिटीज तो शेयर करती हैं, ठीक है। कैसे शेयर करती हैं? अपने ट्राइब और कास्ट के डिफरेंसेस को मिटाने के लिए। और इसीलिए हम ट्राइब्स को कहते हैं इंडिया के अंदर बैकवर्ड हिंदूज। दे आर दी बैकवर्ड हिंदूज। इसीलिए ये कहते हैं कि हमको शेड्यूल्ड ट्राइब में आना है। बैकवर्ड क्यों कहते हैं? बैकवर्ड बिकॉज ऑफ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म लाइक संस्कार। ट्राइब्स में वो थोड़े कम दिखने को मिलते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन बुद्धि, मन, अहंकार, and yet to reach them even though they are already gone for Hindu life, ritual and way of life। कि अगर ये पूरी तरीके से हिंदू लाइफ, रिचुअल्स को और अपने वे ऑफ लाइफ को, कल्चरल लाइफ को सीख जाए, उसके बाद भी इनके संस्कार, इनकी बुद्धि, इनका मन, इनका अहंकार, ये सब जो है इनको हिंदुइज्म की एपिस्टेमोलॉजी में थोड़ा पीछे ही रखता है, ऐसा गुरे लिखते हैं। गुरे जी कहते हैं कि एक सोशियोलॉजिस्ट हुए थे एल्विन करके, ठीक है। एल्विन एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उनकी एक थ्योरी थी आइसोलेशनिज्म की। आइसोलेशन मतलब एकांतवाद, आपने किसी चीज को अकेला छोड़ दिया है। गुरे इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि ट्राइब्स को फोर्स्ड आइसोलेशन ऑफ ट्राइब्स फ्रॉम द लार्जर सोसाइटी विल एक्सीलरेट सस्पिशन लीडिंग टू सेशनिस्ट मूवमेंट। ये कहते हैं, एल्विन कहते थे कि ट्राइब्स को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए, आइसोलिज्म होना चाहिए। लेकिन गुरे कहते हैं कि अगर आप ट्राइब्स को अकेला छोड़ोगे या फोर्स आइसोलेशन, जानबूझ के आप उनको अकेले रहने दोगे या समाज में शामिल नहीं करोगे, फ्रॉम द लार्जेस्ट सोसाइटी आप उससे अलग रखोगे, तो ये एक दिन सेशनिस्ट मूवमेंट यानी कि देशद्रोह की तरफ बढ़ जाएंगे। सस्पिशन है, इस बात की आकांक्षा है कि ये लीड करेंगे सेशनिस्ट मूवमेंट को। और आज की डेट में जो हम नक्सलवाद देखते हैं,
वो नक्सलवाद कौन कर रहा है, वो नक्सलिज्म कहाँ है? वो नक्सलिज्म इसी चीज का उदाहरण है कि ट्राइब्स को फोर्सफुली आइसोलेट किया गया या फिर लार्जर सोसाइटी में नहीं मिलने दिया गया। तो जिन लोगों को नहीं मिलने दिया गया, जिन लोगों के साथ सोशल इनइक्वालिटी इस स्तर पर हुई, तो वो नक्सलाइज्म की तरफ चले गए। अपने अधिकारों को मांगने के लिए उन्होंने हथियार उठा लिए। तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गुरेजी कहते हैं, इज अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चरल डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्राइब्स लोकेटेड देयर एंड लार्जर हिंदू सोसाइटी। कि नॉर्थ ईस्ट में क्यों इतने सेपरेटिस्ट मूवमेंट है? क्योंकि लार्जर हिंदू सोसाइटी ने कभी ट्राइब्स को एसिमिलेट नहीं किया, मिलाया नहीं, और उन दोनों के कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और इसी वजह से उनको बैकवर्ड हिंदूज कहते हैं। और लार्जर हिंदू सोसाइटी से वो हमेशा अलग ही रहे। तो वहाँ पर आज की डेट में, जैसे कि गुरे ने पहले कहा था कि इट विल लीड टू सेशनिस्ट मूवमेंट, तो वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं। और इन कंक्लूजन गुरे ये कहते हैं कि ट्राइब्स एंड देयर प्रॉब्लम्स लार्जली मैनिफेस्ट हिज नेशनल अपील। गुरु कहते हैं कि भाई ट्राइब और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ये मेरी सबसे बड़ी अपील है, क्योंकि उनको लगता था कि कल्चरल यूनिटी बिटवीन ट्राइब्स एंड कास्ट कैन ओनली प्रमोट इंटीग्रेशन इन इंडियन सोसाइटी। कि इंडियन सोसाइटी को यदि अगर वहाँ के कल्चर को, अगर इंडियन सोसाइटी के इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है, तो आपको ट्राइब और जो कास्ट हैं, जो हिंदू सोसाइटी की कास्ट हैं, उनके बीच में कल्चरल यूनिटी लानी पड़ेगी। सो दैट इज ऑल अबाउट कि गुरेजी क्या बोलते थे ट्राइब्स के बारे में। जब हम ट्राइब पढ़ेंगे तो आपको और भी लोगों के व्यू पॉइंट पढ़ने के लिए मिलेंगे। इज दैट क्लियर? अब इनकी अगली थ्योरी आती है रूरल अर्बनाइजेशन की थ्योरी, जहां पर ये कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें ट्राइब के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब हम थोड़ी सी बात करते हैं रूरल और अर्बनाइजेशन की। कि देश आज़ाद हुआ और देश धीरे धीरे जो है अर्बनाइज होना शुरू हो रहा था, क्योंकि देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आ गया था। लेकिन इंडिया का अर्बनाइजेशन इज not only because of इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से नहीं था। इवन भारत में तो जो रूरल एरियाज थे, वहां पर भी जो है रूरल एरिया भी अपने आप में अर्बन थे। हमारा जो अर्बनाइजेशन शुरू हुआ है वो विलेज एरिया, रूरल एरिया से शुरू हुआ। जैसे कि बनारस एंशियंट इंडिया के टाइम पर भी ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, क्योंकि रिवर्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रेड। ही टुक द रेफरेंस फ्रॉम संस्कृत टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट्स टू इलस्ट्रेट द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स फ्रॉम द नीड फॉर मार्केट फेल्ट इन द रूरल हिंटरलैंड। समझे कि नहीं? कि जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पर जब इंडस्ट्री आई तभी हम अर्बन हुए। बनारस हुआ, ठीक है, बनारस के अलावा कन्नौज हुआ। कन्नौज को लेकर तो ट्राइपार्टेट स्ट्रगल भी हुआ है, 3 बड़ी डायनेस्टीज ने आपस में स्ट्रगल भी किया है, क्योंकि कन्नौज बहुत बड़ी एक ऐसी जगह थी, स्ट्रेटजिकल जगह थी, जिससे ट्रेड आप कर सकते थे नॉर्थ इंडिया में पूरा। गुजरात में जो आपका लोथल और ये वाला एरिया था, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री तो नहीं थी, लेकिन ये वो एरिया था जिसने कि नेचुरल हार्बर बना के दिया। कोच्चि हो गया, गोवा हो गया, ये सारी की सारी वो जगह थी जहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे बिफोर द इंडस्ट्रीज केम इनटू इंडिया। और रूरल हिंटरलैंड को जब मार्केट की जरूरत थी तो इन जगहों को एज अ अर्बन सेंटर हमने डेवलप किया। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भारत में जब होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्केट की ज़रूरत पड़ती है टू एक्सचेंज द सरप्लस ऑफ द फूड ग्रेन्स। और भारत तो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा विशाल मार्केट हुआ करता था और आज भी है। और हमने ये देखा कि इसी वजह से बहुत सारे रूरल एरियाज में लोग एक गांव में जो है क्या करने लगे, बाजार लगाने लगे। कहते हैं ना 5-7 गांव हैं और उन गांव के बीच में एक गांव है जिसमें बाजार लगता है। आज भी लगता है बहुत सारे गांव में, ठीक है। हफ्ते के अंदर एक बार वहां पे पैंठ लगती है। पैंठ मतलब कि वो विलेज मार्केट जिसको कहते हैं, वीकली मार्केट। तो वन पार्ट ऑफ द विलेज, गांव के एक बड़े हिस्से में स्टार्टेड फंक्शनिंग इनटू मार्केट। और हम तो इसी भाई अर्बन क्या होता है, जहां मार्केट हो, जहां ट्रेड हो, व्यापार हो। और इस वजह से धीरे धीरे हमने देखा कि हमारे गांव के हिस्सों में भी टाउनशिप शुरू हो गई, कस्बे शुरू हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और अदर इंस्टीट्यूशन वहां पर धीरे धीरे बनने लगे। हमने देखा है कि अर्बन सेंटर किस चीज पर बेस्ड थे? अर्बन सेंटर बेस्ड थे फ्यूडल पैट्रोनेज पे। सामंतवादी जो लोग थे, जो सामंत हुआ करते थे बड़े बड़े, वो पैसा लगाते थे ऐसे मार्केट्स को डेवलप करने में। बड़े बड़े साहूकार जो है पैसा लगाते थे, क्योंकि उनको भी जरूरत होती थी सिल्क के कपड़ों की, ज्वेलरी की, मेटल के आर्टिफैक्ट्स की, वेपन्स की।
और सामंतवादी लोग जो सामंत थे उन्होंने इस वजह से ऐसे मार्केट्स को ग्रो करने के लिए अपना सपोर्ट दिया, जैसे कि बनारस, जैसे कि कांचीपुरम, जैसे कि जयपुर, जैसे कि मुरादाबाद। बात समझ में आ रही है? तो गुर्रे बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से हुआ है। और आप लोगों के लिए भी ये बात अपने आप में नॉलेजफुल है कि आज के बाद आप भी ये ना कहें कि भारत के अंदर अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियल वजह से आया, इंडस्ट्रीज की वजह से आया। नहीं, हमारे यहाँ तो ट्रेडिंग सेंटर्स की वजह से पहले ही अर्बनाइजेशन शुरू हो गया था। These centers used rural areas for producing raw materials, कि अगर सिल्क की साड़ी बन रही है बनारस में या कांचीपुरम में तो वहां पर सिर्फ उनकी मार्केटिंग, उनकी ट्रेडिंग हो रही है, उसके आसपास के गांव में उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यहां पर मार्केट कहां डेवलप होगा? जहां पे आसपास आपका रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल होगा तो रॉ मटेरियल से आपका फिनिश गुड बनेगा और वहीं पर आसपास की जगह में एक बड़ी जगह देखकर आप मार्केट बना देंगे। तो रूरल एरियाज फॉर प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल टर्न्ड इनटू मार्केट फॉर सेलिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल मतलब कि जहां पर लोग सबके सब काम कर रहे थे, जैसे सिल्क की कपड़े बना रहे थे, तो वो हमारी एंशियंट इंडस्ट्रीज थी। मुरादाबाद में आप देखेंगे तो मेटल के, पीतल के आर्टिफैक्ट्स, कॉपर के आर्टिफैक्ट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। धीरे 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 मेट्रोपॉलिटन इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और मेट्रोपॉलिटन इकोनॉमी यानी कि जो कस्बे बनने लगे उन्होंने विलेज इकोनॉमी को डोमिनेट कर लिया और इस तरीके से अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, मेकिंग इन रोड्स इनटू द रूरल हिंटरलैंड इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रीवियस पैटर्न। धीरे धीरे इस तरीके से अर्बनाइजेशन रूरल हिंटरलैंड से भी आगे बढ़ गया और अब बड़े बड़े लार्ज सिटी और मेट्रोपोलिस की स्थापना शुरू हुई। ये फंक्शन करने लगे एज अ सेंटर ऑफ कल्चर, जैसे कि नालंदा क्यों विश्वविख्यात हुआ? फॉर द सेंटर ऑफ कल्चर, सेंटर ऑफ एजुकेशन। बनारस धीरे धीरे एक ट्रेडिंग सेंटर की जगह फिर जो है क्या बन गया? एक सेंटर ऑफ एजुकेशन, सेंटर ऑफ कल्चर भी बन गया। तो गुरे बताते हैं कि लार्ज सिटी विद इट्स बिग कॉम्प्लेक्सेस ऑफ हायर एजुकेशन, रिसर्च, जुडिशरी, हेल्थ सर्विसेज, प्रिंट कल्चर, एंटरटेनमेंट, मीडिया इज अ क्रेडल इनोवेशन ऑफ अल्टीमेटली सर्व कल्चरल ग्रोथ। और इस सब ने भारत की कल्चरल ग्रोथ को सर्व किया। बात समझ में आ रही है? ये जो सिटीज के फंक्शन थे वो क्या कर रहे थे कि कल्चरली इंट्रीगेट करें, लोगों को कल्चर के माध्यम से जोड़ें। ठीक है, इनका फोकस था कि सेंटर ऑफ रेडिएशन बनाएं ऑफ द मेजर टेनेट्स ऑफ द एज। उस समय के लोगों को और ज्यादा जो है क्या करें, आगे नॉलेज बांटें और सेंटर ऑफ रेडिएशन बने। रेडिएशन कहते हैं ना जहां से बहुत बड़ी ऊर्जा, बहुत बड़ी रोशनी निकल रही होती है। नॉट ओनली सिटीज, काफी सारे छोटे छोटे आप देखेंगे कि मेट्रोपोलिस एरियाज हैं, वो ऑर्गेनिक लिंक बने बिटवीन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ इट्स रीजन कैन डू द वर्क वेल। ऑर्गेनिक लिंक कि उस जगह के लोग अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि कन्नौज में आप देखेंगे परफ्यूम, सेंट का काफी ज्यादा जो है बड़ा व्यापार था। गुर्रे बताते हैं कि एक अर्बन प्लानर को क्या चाहिए था? एक अर्बन प्लानर को लोगों की सारी समस्याओं का समाधान चाहिए था कि लोग पानी कैसे पिएंगे, सैनिटेशन, ह्यूमन कंजेशन मतलब लोगों की भीड़भाड़ होगी तो उसको कैसे, ट्रैफिक कंजेशन, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक व्हीकल्स, इनसफिशियंसी ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट इन सिटी, क्योंकि हर सिटी में तो रेलवेज नहीं थी। पेड़ों को कैसे कटने से बचाएं, इरोजन ऑफ ट्रीज, साउंड पॉल्यूशन, इनडिस्क्रिमिनेटेड ट्री फॉलिंग, बिना बात के पेड़ों को काट देना, एंड प्लाइड ऑफ द पेडेस्ट्रियंस, जो राह चलते हुए लोग हैं उनकी समस्या। एक अर्बन प्लानर को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, गुरेजी ऐसा बताते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हमारे यहां पर सिटीज का विकास हुआ। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है गुरे के पॉइंट ऑफ व्यू में, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास लाइव क्लास होगी, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है क्योंकि सुबह 6 बजे वाली क्लास नहीं हो पा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको एक सेशन तो देना ही है। और ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम गुरे की सारी चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। साथ में हमने एक बहुत बड़े क्वेश्चन की सोशियोलॉजी और इन इंडिया कैसे इमर्ज हुआ है उसको भी कवर किया है। तो अगला क्वेश्चन है, अगली थ्योरी है इनकी कल्चर और सिविलाइजेशन की। तो गुरे बताते हैं कि हमने ट्राइब देख लिया, हमने रूरल अर्बन देख लिया, हमने कास्ट देख लिया। कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में ये क्या बताते हैं? ये कहते हैं कि जब ये कल्चर को एनालाइज कर रहे थे तो इन्होंने प्रोसेस ऑफ एकल्चरेशन देखा, और ये प्रोसेस ऑफ एकल्चरेशन अगस्त में है ना, अगस्त में हिंदू के अंदर आया था टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में।
और ये डायरेक्ट जो है आपका किससे रिलेट हो गया, जीएस गुरे से रिलेट हो गया, समझ रहे हो। तो इन्होंने कहा कि भारत के अंदर अलग अलग सिविलाइजेशंस आई हैं, ठीक है। भारत के अंदर इस्लाम भी आया, बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत पहले शुरू हो गया था, फिर सिखिज्म भी आ गया इस्लाम के बाद में, अलग अलग पारसी भी आ गए, ठीक है, सिंधी भी कम्युनिटी है अपने यहाँ पे। तो भारतीय कल्चर में, भारतीय सिविलाइजेशन में आपको इन सबका डिफ्यूजन दिखेगा। एकल्चरेशन कहते हैं इसको, एकल्चरेशन एज मोर रिलीवेंट देन डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब है कि सब चीज जो है हल्की हल्की सब जगह फैल जाए। एकल्चरेशन का मतलब है डीप रूट्स में आप जो है किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। डिफ्यूजनलिज्म बिलीव करता है सिंगल इन्वेंशन को, सिंगल इन्वेंशन जो कि किसी एक जगह पर शुरू हुई हो, मेड एट वन प्लेस, मेड इट डिफ्यूजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, वेयर एज एकल्चरेशन ये बिलीव करता है कि एसिमिलेशन इनटू द कल्चर ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप। तो डिफ्यूजन और एकल्चरेशन में क्या अंतर है? डिफ्यूजन एक बड़ी चीज का, एक सिंगल इन्वेंशन को पूरी दुनिया में आप फैला रहे हो, वो डिफ्यूजन है, डिफ्यूज कर रहे हो आप। एकल्चरेशन का मतलब है कि जहां पर आप हो उस जगह का जो डोमिनेंट कल्चर है, डोमिनेंट ग्रुप का कल्चर है, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे कि कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे, कश्मीर के अंदर जब मस्जिद बननी शुरू हुई, ठीक है, एंशियंट टाइम, मतलब जब इस्लाम आया और कश्मीर के अंदर जब मस्जिद बननी शुरू हुई, तो उनका जो आर्किटेक्चर था वो टेम्पल टाइप का आर्किटेक्चर था, टेम्पल टाइप आर्किटेक्चर। वैसे ही अगर आप केरला के अंदर देखेंगे तो जो चर्च इस्टेब्लिश होनी शुरू हुई, वहां पे चर्च में आप लोटस कमल के फूल की आकृति देखेंगे। भाई केरला मतलब ये सब जो है जहां पर हिंदू राजा हुआ करते थे, और केरला वगैरह के एरिया में हिंदू राजा जब होते थे तो उनके आर्किटेक्चर में आपको लोटस, लक्ष्मी ये सब दिखेगा। आर्किटेक्चरली तो वो बहुत ज़्यादा रिच थे, उनका पूरा का पूरा टेम्पल बिल्डिंग और ये सब। तो केरला की चर्च पे भी आपको लोटस मिलेगा, आपको एलिफेंट मिलेगा। इसको कहते हैं एकल्चरेशन, कि आप जिस जगह पर हो उस जगह के डोमिनेंट ग्रुप के कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हो, एसिमिलेट कर रहे हो, ठीक है, ये होता है एकल्चरेशन। तो अकॉर्डिंग टू गुरे द फाउंडेशन ऑफ कल्चर आर, किस तरीके से किसी कल्चर की फाउंडेशन होती है, ये हमने कल भी देखा था। कल हमने ऐसा क्या पढ़ा था? हाँ जी, कल हमने टॉलरेंस के बारे में पढ़ा था, कल रात। कल हमने नॉलेज के बारे में पढ़ा था, डेमोक्रेसी की जब हम बात कर रहे थे। कल हमने जस्टिस के बारे में पढ़ा था, कल हमने कंसाइंस के बारे में पढ़ा था, कल हमने रिलीजियस कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा था। तो अगर मैं इसमें से रिलीजियस कॉन्शियसनेस हटा दूं, ठीक है, बाकी सारी चीज वही है जो डेमोक्रेसी के लिए लगती हैं, बाकी सारी चीज वही है जो डेमोक्रेसी के लिए लगती हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कल्चर था, इंडियन कल्चर आप देखो तो इंडियन कल्चर शुरुआत से ही डेमोक्रेटिक कल्चर था, ठीक है। इंडियन कल्चर भले ही यहाँ पे मोनार्की रूल कर रही थी, लेकिन हमारे यहाँ पर रिलीजियस कॉन्शियसनेस भी थी लोगों के अंदर, लोगों के अंदर कंसाइंस भी था, लोगों को जस्टिस भी मिलता था। हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे, सेंटर ऑफ नॉलेज थे, और हमारे यहाँ पर लोगों में टॉलरेंस भी थी। तभी तो इतने सारे धर्म बन गए और बाकी जो बाहर से आए उनको भी एक्सेप्ट किया हमने। और इस तरीके से कोई एक सिविलाइजेशन क्या होती है? एक सिविलाइजेशन जहाँ पर हम सिटीजन की बात करते हैं, सिविलियन की बात करते हैं, सिविल राइट्स की बात करते हैं। तो एक सिविलाइजेशन इज द सम टोटल ऑफ सोशल हेरिटेज प्रोजेक्टेड ऑन द सोशल प्लेन। मतलब कि उस जगह की सोसाइटी, सोशल प्लेन में क्या सोशल हेरिटेज रही है, उसका सम टोटल होता है उस जगह की सभ्यता, उस जगह की सिविलाइजेशन। ही मेक्स 4 कंक्लूजन। सिविलाइजेशन को लेके इन्होंने 4 कंक्लूजन बताए, कल्चर को लेके 5 चीजें बताई, सिविलाइजेशन के 4 कंक्लूजन बताए। क्या? कि देयर हैज बीन नो सोसाइटी विच कंप्लीटली सिविलाइज्ड और हाईली सिविलाइज्ड, कि दुनिया में ऐसी कोई समाज शुरुआत से नहीं था और आज भी नहीं है जो कि पूरी तरीके से सिविलाइज्ड हो गया हो या फिर हाईली सिविलाइज्ड हो। मतलब कि सिविलाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सिविलाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारे यहाँ पहले दहेज प्रथा होती थी, लेकिन बाद में हमने उसको अपने बदलते हुए समाज के हिसाब से खत्म कर दिया, उसके ऊपर लीगली बैन लगा दिया। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सिविलाइजेशन। इसमें ये कहते हैं कि ग्रेडेशन ऑफ सिविलाइजेशन इज ऑल्सो को रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज, कि कौन सी सिविलाइजेशन किस ग्रेड की है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सिविलाइजेशन में रहने वाले जो सोशल बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स हैं,
जो लोगों का ग्रुप है, जो सोसाइटी है, उसके अंदर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल का है। अब अगर आप ट्राइबल की बात करेंगे तो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन शायद उनका उतना आपको कम लगेगा, ठीक है। तो यही आप कहते हैं ग्रेडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। और चौथा इन्होंने कहा है कि एवरी सिविलाइजेशन हैज इज डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, कि जरूरी नहीं है ग्रेडेशन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हर सिविलाइजेशन का अपना एक अलग फीचर, अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन एंड देन नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, देन क्रिटिक्स ऑफ जीएस गुरे। उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म, ठीक है। तो आपकी अगली 10 मिनट में ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की जब हम बात करते हैं तो गुरे साहब समझाते हैं कि भाई रिलीजन किसी भी व्यक्ति के लिए एक फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। आज के डेट में खैर मॉडर्न सोसाइटीज़ में हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। नो रिलीजन इज ऑल्सो अ रिलीजन। आप ये देखो ना, नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन इज ऑल्सो अ रिलीजन, कि आप कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई भी धर्म आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर आप क्या फॉलो कर रहे हो कि मैम फिर हम ह्यूमैनिटी को फॉलो करेंगे, और ह्यूमैनिटी तो अपने आप में सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। कुछ तो वैल्यूज आपकी होंगी ना अपनी लाइफ में। अगर आप किसी भी धर्म को नहीं मान रहे हैं तो किस आधार पे आपका जीवन चल रहा है, तो वो आधार जो है रिलीजन प्रोवाइड करता है। रिलीजन इज फंडामेंटल, आधार है एक इंसान का। और जीएस गुरे कहते हैं कि रिलीजन एट द सेंटर ऑफ टोटल कल्चरल हेरिटेज, कि रिलीजन जो है कोई भी हो, कोई भी रिलीजन एक व्यक्ति को उसकी कल्चरल हेरिटेज से जोड़ता है। 5 फाउंडेशन इन्होंने कल्चर और सिविलाइजेशन की बताई, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहली फाउंडेशन रिलीजियस कॉन्शियसनेस थी। और रिलीजियस कॉन्शियसनेस यानी कि आपको अपने धर्म के बारे में पूर्णतः कॉन्शियस होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट मोल्ड्स एंड डायरेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ मैन इन सोसाइटी। आपका रिलीजन ही आपको गाइड करता है इन दी सोसाइटी, आपको मोल्ड करता है, आपके बिहेवियर को मोल्ड करता है। तो गुरे कहते हैं कि ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ इंडियन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वो किसने दी है, वो गुरे जी ने दी है। इन्होंने 6 किताब लिखी जिसमें इन्होंने रोल ऑफ रिलीजन के बारे में समझाया। और वो 6 किताब क्या हैं उनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन उनके नाम ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला इंडियन साधुस जो 1953 में आई थी। दूसरी किताब थी 1962 में आई थी, गॉड्स एंड मैन्स। तीसरी थी रिलीजियस कॉन्शियसनेस 1965 में आई थी। इंडियन एक्यूमुलेशन 1977 में आई थी। वैदिक इंडिया 1979 में आई थी। एंड द लेगेसी ऑफ रामायण दिस वाज केम इनटू 1979। सो 6 किताबों के अंदर इन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को समझाने की कोशिश करी है। ये पूरी की पूरी 6 किताबें ये दर्शाती हैं कि गुरे का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा था सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पे, कि भाई साहब अगले ने 6 अलग अलग किताबें लिख डाली। जिसमें कि गॉड्स एंड मैन नाम की जो इनकी किताब थी उसमें गुरे ने डिस्कस किया है कि नेचर कैसा था हिंदू आइडियाज़ का, और हिंदू आइडियाज़ कैसे थे गॉड के बारे में, और उससे कैसे जोड़ते थे हिंदू समाज को। तो ही डिस्कस्ड द नेचर ऑफ हिंदू आइडियाज़ ऑफ गॉड हेड and the relation, if any, between the climate of a place and the type of godhead favored, कि किस जगह पर कौन से क्लाइमेट में कौन से गॉड को आप फॉलो कर रहे हैं, या फिर गॉड को जो फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या क्लाइमेट है। ये यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हैं कि इंसान को भगवान से जोड़ने का एक पूरा का पूरा इसमें डिस्कस किया गया है नेचर। रिलीजियस कॉन्शियस नाम की जो पुस्तक है इनकी, उसमें ये एनालाइज करते हैं 3 ओल्डेस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशंस को। ये बताते हैं कि 3 सबसे ओल्डेस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और तीसरी हिंदू सभ्यता है, ठीक है, जो कि सिंधु घाटी के समाज में जो है डेवलप हुई थी। इन देयर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ माइथोलॉजिकल बिलीफ, सबके अपने अपने माइथोलॉजिकल बिलीफ्स हैं, स्पेकुलेशन है। सब लोग जो है कॉस्मोलॉजी को अलग अलग तरीके से मानते हैं, सब लोग लाइफ आफ्टर डेथ को भी मानते हैं, सब लोग जो है ये तीनों सभ्यताओं में ईश्वर को भी माना जाता है। तीनों सभ्यताओं के अंदर अलग अलग तरीके से ही सही, बल्कि टेम्पल आर्किटेक्चर तीनों में ही है। और तीसरी किताब जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात करते हैं इंडियन साधुस। इंडियन साधुस के अंदर इन्होंने बताया है कि किस तरीके से भारत के अंदर हिंदू रिलीजन के अंदर संन्यास, एस्टिसिज्म, संन्यास की शुरुआत हुई। संन्यास का जेनेसिस, संन्यास का डेवलपमेंट, संन्यास को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया ऑफ एस्टिसिज्म इन हिंदू रिलीजन, वो यहाँ पर इन्होंने डिटेल में समझाया है। एंड द रोल कि एक सन्यासी क्या रोल प्ले करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ हिंदू सोसाइटी, वो भी समझाया है। तो अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि
सिर्फ सन्यासी होने का मतलब ये नहीं है कि पहाड़ों में जाके तपस्या करो। सन्यासी होने का मतलब ये भी है कि आप अपने समाज को किस तरीके से लीड कर रहे हैं, वो चीज़ जीएस गुरे साहब ने बहुत पहले ही कह दी थी, ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ हिंदू सोसाइटी में एस्थेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर बात करते हैं अगली की, दैट इज नेचुरल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किसी भी समाज को जोड़ने के लिए, किसी भी समाज को जोड़ने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि नेशनल यूनिटी में देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ डेंजर फॉर नेशनल यूनिटी कमिंग एज दे डू फॉर्म अ सेंस ऑफ एक्सेसिव अटैचमेंट विद द ग्रुप्स। मतलब कि नेशनल यूनिटी में ये 5 ग्रुप्स जो हैं, नेशनल यूनिटी में ये 5 ग्रुप्स हैं जो कि हैं तो माइनॉरिटी के अंदर, लेकिन अगर आप अपने आप को इससे एक्सेसिवली अटैच कर लोगे, एक्सेसिवली अटैच कर लोगे, यानी कि आपको इनके अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा है, आप देश को नहीं देख रहे हैं, बस आप एक माइनॉरिटी, एक ग्रुप को देख रहे हैं, तो क्या होगा, नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन में कमी आएगी। 5 डेंजर हैं ये। क्या कि हद से ज़्यादा आप बात कर रहे हैं एससी की, हद से ज़्यादा आप बात कर रहे हैं एसटी की, हद से ज़्यादा बैकवर्ड क्लास। बेसिकली ये कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि नेशनल यूनिटी से ऊपर कुछ भी नहीं है। भले ही आप किसी कास्ट को सपोर्ट कर रहे हो, कास्ट की यूनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल यूनिटी इज सुपर मोस्ट, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं कि मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इन सब पे अगर आप एक्सेसिव अटैचमेंट का सेंस रखोगे तो नेशनल यूनिटी को खतरा आएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, और वही हम आज की डेट में होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट थिंग, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ जीएस गुरे। क्रिटिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं इनके, मतलब, लेकिन आप ये देखिए कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर सोशियोलॉजी की नींव रखी है, लेकिन फिर भी जो आगे सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट हैं AR देसाई, या फिर मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी को फॉलो करते हैं MN श्रीनिवासन, तो ये लोग कहते हैं कि ही फेल्स टू रिकॉग्नाइज द राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक एंड ब्रिटिश रूलर्स। बेसिकली जहां ये कह रहे हैं कि आप हद से ज़्यादा सेंस ऑफ एक्सेसिव अटैचमेंट रखोगे तो नेशनल यूनिटी नहीं बन पाएगी, वहीं पर दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, इस्लामिक और ब्रिटिश रूलर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसको इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। दूसरा इन्होंने कहा है कि टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्नोलॉजी by both made India together different from what it was during the Vedic and non-Vedic period। तो जहां पर ये रूरल अर्बनाइजेशन की बात करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो इंडस्ट्रीज के आने से पहले से ही अर्बन सेंटर हुआ करते थे, वहीं पर इनके क्रिटिक्स कहते हैं कि नहीं, ऐसा था तो वो अलग थी बात, क्योंकि वैदिक और नॉन वैदिक पीरियड दोनों से ही डिफरेंट बनाया है भारत को इस टाउन प्लानिंग ने, इस आर्किटेक्चर ने, इस नए एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्नोलॉजी ने, यानी कि इंडस्ट्री ने। फिर तीसरा क्रिटिक्स, इनका तीसरा पॉइंट ये है कि लोग कहते हैं, जो अदर सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि अगर सोशियोलॉजी एक साइंस है तो सोशियोलॉजिस्ट मस्ट हैव टू ऑनर द फैक्ट रादर देन इंडोलॉजी। क्योंकि आप देखेंगे कि हम पॉजिटिविस्ट, जो आपके पॉजिटिविस्ट लोग हैं, वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, एक साइंस है, ठीक है, पॉजिटिविस्ट हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि फिर जीएस गुरे की जो इंडोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव है उसको इतनी मान्यता नहीं देनी चाहिए, रादर देन इंडोलॉजी आपको सोशियोलॉजी एज अ साइंस की तरह डील करनी चाहिए, उसको ज़्यादा ऑनर देना चाहिए। इन गुरे सोशियोलॉजी, इंडोलॉजी क्या है, इंडोलॉजी डिटरमाइन करती है इस फैक्ट को दैट इज अ ट्रेजेडी फॉर इंडियन सोशियोलॉजी। लोग कहते हैं कि इंडोलॉजी अपने आप में ट्रेजेडी है इंडियन सोशियोलॉजी के लिए, यानी कि ये कहते हैं कि नहीं, मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट, ये सब ज़्यादा बेटर है, इंडोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव है वो गलत है, यानी कि जो गुरे का पर्सपेक्टिव है वो गलत है। AR देसाई तो इतना तक लिख देते हैं, जबकि इन्हीं के अंडर PhD करी है, वो लिख देते हैं कि स्टडिंग इंडिया फ्रॉम द लेंस ऑफ कल्चर, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा कि जीएस गुरे ने कल्चर की ही बात करी है, तो ये कहते हैं कि कल्चर के लेंस, कल्चर के चश्मे से देखना, इट प्रोवाइड्स अस नो स्पेस टू अंडरस्टैंड द रियल इंडिया। कल्चर के चश्मे से आप देख रहे हो तो आप आज के भारत को, आज़ाद भारत को, विकसित भारत को नहीं समझ पाएंगे, दैट लिव्स विद इन द इनइक्वालिटी, दैट लिव्स विद इन द डाइवर्सिटी, दैट लिव्स विद इन द डायलेक्टिक एंड एक्सप्लॉयटेशन।
क्योंकि जब हम कल्चर की बात करते हैं तो ये सारी चीजों की चर्चा जीएस गुरे ने नहीं करी है। Therefore, one has to come out of the bondage of गुरेज सोशियोलॉजी। लोगों को गुरे की जो कल्चरल सोशियोलॉजी या इंडोलॉजी से बाहर निकलना चाहिए टू अंडरस्टैंड द रियल इंडिया एंड द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड। और इन अ नटशेल अगर आप समराइज करके कहो तो ये कह सकते हैं कि वन कैन एडवोकेट दैट कि गुरे की सोशियोलॉजी इज रोमांटिसाइजिंग इंडिया व्हाट इट इज नॉट। कि गुरे की सोशियोलॉजी के अंदर, इंडोलॉजी के अंदर भारत को बहुत ही अच्छा सा दिखाया गया है, रोमांटिसाइज किया गया है, जबकि ऐसा रियल इंडिया में नहीं हो रहा था। आज़ादी के बाद लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था उस समय पर। सो देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर इंडियन सोशियोलॉजी टू चेंज इट्स गोल पोस्ट। क्या आपको अपना गोल चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम द बुक व्यू टू फील्ड व्यू, क्योंकि गुर्रे ने सब कुछ एंशियंट टेक्स्ट और एम्पिरिकल एनालिसिस करके ही सब कुछ बताया, फील्ड अप्रोच नहीं रखी थी। और फील्ड अप्रोच नहीं रखी तो वो एक्सप्लॉयटेशन को, इनइक्वालिटी को, डाइवर्सिटी को, डायलेक्टिसिज्म को नहीं अच्छे से देख पा रहे थे। इवन वो तो ये कहते हैं कि सोशल इंटीग्रेशन के लिए ये सारी चीजें जो हैं खतरा हैं। तो ऐसा नहीं है, फिर आप डाइवर्सिटी कहाँ मिस कर, आप तो डाइवर्सिटी मिस कर रहे हो देश के अंदर। तो बुक व्यू से आपको निकलना पड़ेगा फील्ड व्यू में, और जब हम फील्ड व्यू में जाएंगे तो फिर हम आगे के लोगों की बातें करेंगे। ये इन शॉर्ट हमने जो भी पढ़ा है वो हमने यहाँ पर एक स्लाइड में लिख दिया है कि ही फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक एंड ब्रिटिश रूलर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन, और उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया एंड गुरे की सारी थ्योरीज के बारे में। आगे हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव की, जिसको अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, डर्कहाइम जैसे लोगों ने शुरू किया, और रेडक्लिफ ब्राउन, AR रेडक्लिफ ब्राउन जैसे लोगों ने आगे समझाया है। बाद में हम इंडिया के अंदर जब देखेंगे तो इंडिया के अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में हम देखेंगे MN श्रीनिवासन को। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। आज शाम की आपकी क्लास 8 बजे होने वाली है, वो 8 बजे ही होगी। ठीक है, बाय।